नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल लगातार चर्चा में है और खास करके जब से ममता दीदी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने की बात कही है, तब से लगातार चर्चा चल रही है। पश्चिम बंगाल की चर्चा इसलिए भी है कि बंगाल में बीजेपी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जोर से लड़ाई लड़ी गई, फिर विधानसभा चुनाव में बहुत जोर-शोर से लड़ाई लड़ी गई। हालाँकि दोनों में बीजेपी को सफलता नहीं मिली, जो सफलता वो बयान कर रही थी कि इतनी सफलता हम हासिल करेंगे। विधानसभा में आपको याद होगा कि उनको जो है 77 सीट के आसपास मिली थी, जबकि उनका कहना था कि हम सरकार बनाएँगे। उसके पहले जो 2019 में जो चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, कांग्रेस 2 सीट और वामपंथी दल एकदम गायब हो गए थे। अभी चर्चा है ईडी को लेकर के कि ईडी वहाँ पे छापा मारने गई थी और ईडी के अफसरों पर सीआरपीएफ के लोग जबकि थे, 27 सीआरपीएफ के लोग थे, लेकिन उन पर हमला हुआ और 2-3 अफसर घायल हो गए और इसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। दूसरी तरफ हंगामा ये है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उसमें टीएमसी महत्वपूर्ण घटक दल है। आपको याद होगा पिछले जो मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए और केजरीवाल ने उसका समर्थन किया था और मीडिया में फिर चर्चा हुई कि इसको लेकर के बड़ा नाराज हुए नीतीश कुमार, चूंकि संयोजक बनाया जाना था नीतीश कुमार को, लेकिन उनको संयोजक बनाए जाने के बजाय चर्चा हो गई प्रधानमंत्री पद की। हालांकि खड़गे साहब ने कहा कि अभी जीतना जरूरी है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा वो बाद की बात है, पहले जीत तो लें हम। तो उस तरह से मामला शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया में कहा गया कि ममता बनर्जी ने इस तरह से नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर दिया। तो ये अलग है। दूसरी तरफ जो अधीर रंजन है, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, बहरामपुर जो है एक लोकसभा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, वहां से, और विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं वो, जो विपक्ष के नेता के तौर पे हैं, अधीर रंजन चौधरी। उनका बयान जो है लगातार ममता बनर्जी पे आक्रामक रहता है और कह चुके हैं, जो अधीर रंजन चौधरी हैं, कल भी उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से ईडी के लोगों पर हमला किया गया वो खतरनाक है और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। अब बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग करे तो समझ में बात आती है, लेकिन अगर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता अगर मांग रहे हैं तो फिर तो लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब सही नहीं चल रहा है। और जो राशन घोटाला है जिसमें उनके मंत्री अरेस्ट हो चुके हैं, जेल में हैं, उसी को लेकर के और छापे पड़े और आध्या शंकर करके एक व्यक्ति हैं जो नेता भी हैं और बड़े व्यापारी हैं, उनके घर छापा डालने गए थे ईडी के लोग, जहां उन पर उनके समर्थकों ने हमला कर दिया। तो इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं रविशंकर सिंह। रवि भाई नमस्कार। तो रविशंकर भाई, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान पत्रिका में एसोसिएट एडिटर हैं वो, और हिंदी के हेड वही है, हिंदी जो लैंग्वेज में निकलती है पत्रिका उसके हेड वो है। रवि भाई, बंगाल में क्या चल रहा है? कहाँ तो बात चल रही है कि ये इंडिया गठबंधन में ममता एक महत्वपूर्ण घटक है, दूसरी तरफ बंगाल में ही लड़ाई चल रही है, कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है ममता बनर्जी, कांग्रेस बोल रही है ममता बनर्जी के खिलाफ। ये चल क्या रहा है? ये बंगाल की ये आप देखेंगे कि काफी पुरानी फितरत रही है कि बंगाल हमेशा धारा के विपरीत चला। कांग्रेस महागठबंधन जो बना है इंडिया, इसमें प्रमुख घटक है और ममता बनर्जी उसमें एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। इसके बावजूद आप बता रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी के जो बिगड़े बोल हैं वो लगातार चलते रहते हैं। बंगाल की हकीकत अगर बताएं आपको तो बंगाल में कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें हैं नहीं, लोकसभा की 2 सीटें हैं। और आपको पता होगा कि कभी सिद्धार्थ शंकर राय वगैरह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और कांग्रेस से अलग होकर ही तृणमूल कांग्रेस बनी। बिल्कुल। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जो अलग हुई कांग्रेस से, अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई। तो ये लगातार कांग्रेस में टूटन भी जारी है। इसके बावजूद कांग्रेस की जो हेकड़ी है वो नहीं जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है महागठबंधन की यही है कि हर नेता जो है इसका
मैंने अपने को सबसे सर्वोच्च समझ रहे हैं, प्रॉब्लम यहीं हम्म, पर है। अब जो आप बता रहे हैं कि बंगाल में चल क्या रहा है, तो मैं बता दूं कि संदेश खाली एक जगह है उत्तर 24 परगना। संदेश खाली जगह में एक नेता है, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, जिनका नाम है शाहजहां शेख। अब शाहजहां शेख जो है, आपने पहले भी बताया कि यहाँ के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक, जिसको बालू के नाम से भी लोग जानते हैं, खाद्य घोटाले में जो है राशन घोटाला हुआ करोड़ों का यहाँ, जिनमें मुख्य आरोपी ज्योति प्रिय मल्लिक हैं उर्फ बालू, और वो अभी जेल में है। ईडी ने उनको अरेस्ट किया, बजाप्ते उन पर केस चला और वो जेल में है। और ये जो शाहजहां शेख हैं, ये उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। अब किसी क्षेत्र में ईडी छापा मारती है और वहां पर घटनाएं घटती है कुछ। जो घटना ये रही कि ईडी के 15 जगह पे छापेमारी थी कल शुक्रवार के दिन, 15 जगह पे सुबह से छापेमारी चल रही थी ईडी की। तो घटना जहां भी होता है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पता होगा, घटना तात्कालिक जो स्थिति होती है, जो मूवमेंट होता है और जो व्यवहार होता है दोनों पक्ष का, किसी भी घटना का होना नहीं घटना उस पर डिपेंड करता है। हीट ऑफ द मोमेंट कुछ घटना घटी, ईडी के गए थे वहां, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका भी है वो, ईडी के कुछ लोगों पर हमला होता है। 3 एडिशनल वहां के डायरेक्टर भी थे ईडी के, उनके अतिरिक्त 2 और ईडी के अधिकारी घायल होते हैं उस घटना में। उसमें मीडिया की भी पिटाई होती है, मीडिया के भी जो लोग थे वहां, उनकी भी पिटाई हुई है। ये घटना शर्मनाक है, घटना बिल्कुल शर्मनाक है। पत्रकारों पर पिटाई कहीं से मान्य नहीं है, ईडी के अधिकारी की पिटाई कहीं से मान्य नहीं है। वो अपना कार्य निष्पादन कर रहे हैं, आदेश है हाईकोर्ट का, वो अपना कर रहे हैं सारा काम। लेकिन इस घटना में सीधे तौर पे आपने एक चीज और गौर किया होगा कि संदेश खाली में घटना घटी। संदेश खाली घटना के तुरंत बाद जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और वहां से तुरंत वो खोज खबर शुरू कर देते हैं। ठीक 15-20 मिनट के अंदर बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर एबी बोस ये वहां से जारी करते हैं अल्टीमेटम कि बंगाल में धारा 356 लागू कर देंगे। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है जी, बिल्कुल। ये घटना और घटना के बाद ये त्वरित जो टिप्पणियां जो आनी शुरू हो गई, ये भी कहीं ना कहीं किसी चीज को दर्शा रहा है कि इतना तत्पर आखिर क्यों। आपको पता होगा कि नोएडा में एक घटना ऐसी ही घटी थी कि सीबीआई को दौड़ा के पीटा गया था। बिल्कुल। यूपी ग्रेटर नोएडा में एक जमीन के केस में जांच करने गई थी सीबीआई, वहां पिटाई हुई। इसके बाद तमिलनाडु में घटना घटी जी, ठीक है, ईडी को बैठा के रखा गया। जयपुर में आपको पता होगा कि ईडी के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए थे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको पकड़ा था। बिल्कुल। हाँ, जयपुर की घटना है इलेक्शन के पहले। उनको रोक के ही नहीं रखा गया, बजाते उनको पकड़ के एकदम अंदर थाने में बंद कर दिया गया। बिल्कुल। और 25 लाख रुपया कैश पकड़ा गया था। बिल्कुल। तो घटनाएं, हर तरह की घटनाएं घट रही है, इसके बावजूद फिर भी कहीं से कोई मान्य नहीं है। तो घटना है, गलत है, हमला हुआ गलत है, पत्रकारों पर हमला हुआ गलत है, लेकिन एक क्रिमिनल के कारण, मैं फिर कह रहा हूं कि एक क्रिमिनल के कारण पूरा बंगाल बदनाम नहीं हो सकता है। किसी एक घटना के परिप्रेक्ष्य में आप पूरे बंगाल को कैसे बदनाम कर सकते हैं? पूरे बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। जबकि कल की घटना मैं आपको बयां करूं तो कल जो घटना घटी है उसके तुरंत बाद पुलिस ने ही ईडी के अधिकारियों को लॉन्च पे बैठा करके वहां से हटाया और वो सुरक्षित निकाले गए वहां से। तो आप कैसे कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है या पुलिस मिली होती तो हट जाती, वहां जाती नहीं, आपको बचाने के लिए नहीं जाती। बिल्कुल। करोड़ों का घोटाला है जी, और घटनाएं घट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हावी है। तो एक सवाल मैं ये करूंगा कि इतना बड़ा घोटाला था जो ईडी पकड़ रही है, ये ममता बनर्जी के जो प्रशासन में, जो शासन में जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसने क्यों नहीं पकड़ा? उसको भी तो सब चीजें पता होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है, ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि गवर्नमेंट ने समय रहते नहीं चेतते हुए इन्होंने मौका दिया ईडी को, या सेंट्रल एजेंसी आई और वो जांच कर रही है। और एक चीज और है कि जब घटना पकड़ी गई है तो अरेस्ट भी हुए हैं बजाते और जेल में भी हैं। अब जो फैसला हो। तो ये जो केस हुआ, ये जो कांड हुआ, चूंकि बंगाल की जब चर्चा होती है तो भद्र मानुष बड़ी चर्चा होती है ना, कि भद्र लोग हैं वहां के।
तो उस समाज में क्या चर्चा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, जिस पे पूरी घटना में बंगाल का हर आदमी इस घटना का विरोध कर रहा है। अब देखिए, यहाँ की जो सरकार है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार है। अब चाहे अनचाहे, आपको पता होगा, कोई भी सभ्य समाज में या कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि किसी भी एजेंसी पे इस तरह का हमला हो और वो खुद ही जो है आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में पड़े। जिस तरह से ये तो हुआ ना कि बेमतलब का बैठे बिठाए एक मुद्दा आपने दे दिया बीजेपी को। तो अब जो है कांग्रेस भी कह रही है कि अधीर रंजन कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, अब आप राज्यपाल देखें, भी कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन हाँ लगा वही दिया जाना चीज है। चाहिए, अब मैं उधर आ बनाना रहा हूँ कि रिपब्लिक नहीं आप, है ये, तो क्या हाँ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैं बता रहा हूँ कि आप महागठबंधन में एक तरफ आप ताल ठोक रहे हैं कि हम लोग सब हैं, जो चाहें आप करें, हम लोग बस माने बीजेपी को हराने के लिए हम लोग एकजुट हैं। एकजुटता कहाँ दिख रही है? यहाँ एक टीआई स्टेशन है, उस जगह पे 2 दिन पहले उनका विरोध शुरू हुआ, इनका अधीर रंजन चौधरी का, और उन्होंने वहां से ताल ठोकते हुए कहा कि ममता बनर्जी को हिम्मत है तो हमको बहरमपुर से हरा दे और मालदा से जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको हरा दे। अब आप बताएं कि अबू अब हसन खान 2 सीट चौधरी। है। जी जी, अब कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, एक सीट है खुद बहरमपुर उनका और दूसरा अबू हसन का। और अब ये ताव दिला रहा है कि अब हिम्मत है तो ये दोनों को हरा। इसका मतलब तो खुद भी वो चाह रहे हैं कि अब भाई बहुत हो गया, हमको अब किसी भी तरह से हटाइए। और ममता बनर्जी एक चीज जो भी हो, एक लड़ाकू नेता रही हैं। बिल्कुल, अगर इन चीजों को दिल पे लिया जाए तो फिर तो स्थिति बदलेगी है। बिल्कुल। और दूसरा है कि कल की घटना के बाद, अरे गवर्नमेंट प्रायोजित तो घटना नहीं है कि सरकार वहां खड़ा होकर के हमला करवा दी। कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी, न चाहेगी। वो भी सामने इलेक्शन है, आप बैठे बिठाए किसी को मुद्दा नहीं देना चाहेंगे आप, लेकिन यहाँ तो दिया गया है। एक क्रिमिनल के कारण पूरा बंगाल आज बैकफुट पे है इस घटना के कारण, ये तो मानना पड़ेगा। तो ईडी पर हमला एक शर्मनाक घटना। अच्छा, जो मैं डेटा देख रहा था, थोड़ा सा पॉलिटिकल होते हैं अगर, डेटा जो देख रहा था कि 2 सीट तो कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जीता था, एक बहरामपुर और एक दूसरा जो है किसी दूसरा तरह मालदा। 10,000 11,000 के मार्जिन से। हाँ नहीं, हाँ, मेरे सामने वो डेटा है कि ये जो जीता था इन्होंने, वो 80,000 के आसपास का वोट था अधीर रंजन चौधरी जी का, 80,000 वोट से। हाँ, ये अपूर्वा सरकार जो है, जो टीएमसी की नेता थी, उम्मीदवार थी, उनको 5,10,000 वोट आए थे और अधीर रंजन जी को 5,91,000 वोट आए थे। तो हाँ, 80,000 के ये करीब रहा। वोट से, हाँ 80,000 के करीब वोट से जीते थे वो। और भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे नंबर पर आई थी। हाँ, 3rd पोजीशन पे। हाँ, इस जगह पे। उसके बाद फिर जो है एक और सीट जो है, वो जो मालदा कर रहे हैं, मालदा ज्यादा से जीते थे और वहाँ भाजपा दूसरे नंबर पे रही थी, वहाँ टीएमसी भाजपा वहां नंबर पर पे चली गई थी। और एक जगह एक सीट और है जहाँ पे इसकी कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी वहाँ। तो बाकी सब जगह बहुत कम वोट आए कांग्रेस के। फिर किस आधार पे कांग्रेस के जो ये अधीर रंजन चौधरी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमको ज्यादा सीटें चाहिए, और ये बाकायदा कह रहे हैं कि ये दोनों सीटें तो हमारे पास है, हमें उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर लड़ सकते हैं। वो नहीं चाहती कि गठबंधन हो, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होता है तो सबसे ज्यादा खुशी पीएम मोदी को होगी। और ममता बनर्जी आज जो कह रही हैं, वो पीएम मोदी की सेवा में लगी हुई है। तो ये जो है, ये जो है, अधीर रंजन ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसके पीछे की राजनीति क्या है? नहीं, अधीर रंजन का जो है ना, हमें लगता है कि ये बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से फंसे हुए हैं, ये इससे ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं चीजों को लेकर के। इनको राष्ट्रीय स्तर पे जो हालत कांग्रेस की है, इनको शायद दिखाई नहीं दे रही है। 3 राज्य, अभी राजस्थान, आप छत्तीसगढ़ देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, बुरी तरह हार हुई है कांग्रेस। आप खुद देखें कि महागठबंधन में कांग्रेस की स्थिति इन 3 राज्यों के पहले और उस 3 राज्य हारने के बाद क्या है। अपनी भत खुद पिटवा रहे हैं। और अब ये यहाँ बैठ के ताल ठोक रहे हैं। ये आला कमान जो दिल्ली में बैठा है, वो चाहे खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वो सब भी तो ये वस्तुस्थिति जान रही है। वहां से क्या निर्देश आ रहा है? वहां से जो निर्देश ये है, क्लियर निर्देश है कि किसी के खिलाफ कोई कुछ ऐसा ना बोले। इवन राहुल गांधी की 5 दिन की यात्रा है, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हो रहा है, वो बंगाल में लगभग 5-7 दिन है। और इसमें राहुल गांधी चाहते हैं कि ममता बनर्जी उनका साथ दें, ममता बनर्जी उनके साथ रहें। राहुल गांधी खुद इस बारे में इनिशिएट कर रहे हैं, और यहाँ अधीर रंजन ऐसी बातें कर रहे हैं।
तो ऐसा ऐसे क्यों में कर रहा है, मतलब गठबंधन, इसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? ये एक, अब हम लोग क्या बोलते हैं बिहारी में, हम लोग कहते हैं कि कानी गाय का अलग बथान होता है। हाँ हाँ हाँ। वो लगभग अधीर रंजन लगता है उसी बथान पे बंधे हुए हैं, ये नहीं वहां तो से ये हिल नहीं रहा है, तो ये तो जो है आला कमान के फैसले के या आला कमान के खिलाफ निर्देश है के ये, खिलाफ बिल्कुल जाता है। खिलाफ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। तो क्या इससे क्या लगता है कि ममता बनर्जी अधीर रंजन के हिसाब से गठबंधन करेंगी या ममता बनर्जी नहीं दिल्ली से नहीं, गठबंधन करेंगी? अधीर रंजन को यहाँ दो कौड़ी की कोई, तृणमूल कांग्रेस वाले कोई छोटे से छोटे नेता भी उनको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो लोकसभा के विरोधी दल के नेता होंगे अलग बात है, लेकिन बंगाल में इनकी ज्यादा कोई ये नहीं है, और इनका तो यही बंगाल में बड़बोलापन के कारण ही हल्के हो रहा है। तो बंगाल में कांग्रेस का नेता कौन है जिसकी प्रतिष्ठा है? कोई कोई है ही नहीं ना। ओ कौन है? अधीर रंजन ही खींच खाच करके अध्यक्ष भी बंगाल के हैं और दिल्ली में भी हैं। हम्म बंगाल में कोई उनके बाद कोई ऐसा चेहरा है वो भी नहीं दिख रहा है, और न ये किसी को आगे आने देते हैं। हम्म। दिक्कत अच्छा, यहाँ एक है, और, लेकिन आला। मैं कांग्रेस और टीएमसी से बाहर निकलते हैं अगर, और हम हम्म, आते हैं कि वाम दल जो है, जो इतने लंबे हम्म, समय सब तक शासन किया, वो हम्म, अचानक एकदम शून्य पे कैसे चला गया? मतलब विधानसभा में भी गायब हो गया, वो लोकसभा तो छोड़िए, क्या उसकी हम्म। वजह है? वाम दल का देखिए 34 साल का शासन जो बंगाल का रहा, और इसमें जिस तरह से संघर्ष करके ममता बनर्जी आई थी, वो एक परिवर्तन का दौर रहा। 2011 की घटना है। 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। उसके पहले वाम दल की जो स्थिति थी कि हर मीटिंग और हर कोर्ट की कार्रवाई तक ये लोग नहीं पसंद करते थे, ये पार्टी ऑफिस में ही कोर्ट बना देते थे। हम्म ये हालत थी। अराजकता चारों तरफ फैली हुई थी। हम्म मर्डर, हत्या, काफी बंगाल काफी तबाह था उस समय। हम्म लोगों ने परिवर्तन चाहा, ममता बनर्जी की सरकार बनी। हम्म 2011 से ममता सत्ता में है, हम्म और स्थिति ये हुई कि धीरे 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 अपने मैंने पुराने रवैये के कारण जो हालत आप आज बता रहे हैं, एक पॉइंट जो आपके बातों से निकल के आ रहा है हम्म कि जो हालत कांग्रेस की है आज यहाँ की, अधीर हम्म रंजन के बाद का कोई चेहरा नहीं दिख रहा। हम्म ठीक है, ठीक यही चेहरा 2011 के समय भी था कि ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव आए, बुद्धदेव के बाद विमान बोस और अनिल जी थे पार्टी के नेता यहाँ। उसके बाद का कोई चेहरा आपको नहीं दिखता होगा। हम्म वामफ्रंट में आप देख लें कि कितने नए चेहरे आपको दिखे। हम्म जैसे कांग्रेस की हालत है, ये गायब होते जा रहे हैं। हम्म। अगर गायब ना होना हो तो हमको सेकंड लाइन थर्ड लाइन तैयार करना पड़ेगा, बिल्कुल सही लेकिन बात। वामफ्रंट ने ऐसा नहीं किया। हम्म। वो एम्बेसडर कार वाली स्थिति थी कि बस एक ही मॉडल है, हम चलाते रहेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हाँ। क्या होगा, आपके बाद जो नए मॉडल आएंगे लोगों को पसंद आएगा और वो चुन लिए जाएंगे। यही हालत वामफ्रंट का हुआ और यही हालत कांग्रेस का हो रहा है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है, उसमें कितनी सच्चाई है आप बताइएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब विधानसभा में चुनाव हुआ और बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी हो गया, तो जो वाम दल के वोटर हैं या नेता हैं, उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट दिलवा दिए। क्या ये बात फैक्ट है? और वाम दल वाले ने बीजेपी को, बिल्कुल, ये इसमें हाँ, सच्चाई है। कि कहा कि इसमें ममता को सच्चाई हमको है, नहीं देना है, ममता को नहीं देना है, बीजेपी को दे दो, चलेगा। बिल्कुल। ये लास्ट जो 19 का इलेक्शन था लोकसभा का, जी। उसमें भी ये चीज देखा गया कि आप जो है हमें वोट ना दें, आप जो है बीजेपी को दे दें। ये चीज मैं सिलीगुड़ी की बात बता रहा हूँ, मैं खुद देखा हूँ इस चीज को। तो ऐसा ऐसे क्यों एक किया आह्वान उन्होंने? ऐसा क्यों किया? मतलब बीजेपी और इंटरनली, वाम दल दोनों अपोजिट है, हाँ बिल्कुल उत्तर दक्षिण अपोजिट में। हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन के समय इन दोनों का मिल जाना ये भी अजीब लग रहा है। हम्म ये अजीब चीज बंगाल में है। हम्म। और ये जो बंग- सामने आप बता रहे हैं कि वाम दल और कांग्रेस से समझौते की बात है, तो हमें नहीं लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी वाम दल हो या बीजेपी, इनके साथ कांग्रेस के साथ समझौता करके बहुत कुछ फायदा ममता को होना है। हम्म। उल्टे ममता को लॉस होगा, क्योंकि अगर गठबंधन होता है तो आपको गठबंधन धर्म के तहत 2-4 सीट कांग्रेस के लिए, 2-4 सीट वाम दल के लिए छोड़ना पड़ेगा, हम्म। और वहां इनको लॉस है। लॉस। तो बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि हम्म। गठबंधन, इंडिया गठबंधन पूरे देश में, और बंगाल में अकेले तृणमूल। माने तृणमूल। देश में अच्छा। हम लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन, और बंगाल में हम जी अकेले लड़ेंगे, ये उन्होंने जी। क्लियर किया। बीजेपी की क्या पोजीशन है पिछले बार 2019 की तुलना में? अगर आज हम देखें तो बीजेपी क्या है? क्योंकि जनाधार घटा है, 2019 जनाधार में घटा है। 18 सीटें थी। हाँ, इस बार 8 सीट भी ले लें तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? ये स्थिति है। क्यों? ग्राउंड लेवल पे संगठन नहीं है। जो अच्छा, नहीं आप तो ग्राउंड लेवल पे पिछली संगठन बार कहेंगे, कैसे ये जीत नहीं। गए थे इतना?
पिछली बार आपको बताएं कि बंगाल दो पार्ट में अगर आप देखें तो एक पार्ट उत्तर बंगाल होता है जो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, ये रेंज आ जाता है। उसमें काफी इलाका जो है सिलीगुड़ी के बाद जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार वगैरह चाय बागान क्षेत्र। तो वहां पर बीजेपी ने बंद चाय बागानों को कहा था कि हम लोग इसका अधिग्रहण कर लेंगे। अच्छा। और लोगों को एक आशा जगी कि जब अधिग्रहण होगा तो कुछ फायदा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अधिग्रहण करेंगे तो हम लोग तो आज बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार भी मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केल भी मिलेगा। एक भी नोटिफिकेशन भी जारी हुआ अधिग्रहण का। अच्छा। लेकिन कोई बागान अधिग्रहित नहीं हो पाया। बजाते वहां पर उसके बाद जो स्थिति रही कि भूखे मरने की नौबत आ गई श्रमिकों के पास। अब स्थिति हुई कि ममता बनर्जी वहां पर मैदान में उतरी और स्वास्थ्य, पेयजल, राशन फ्री व्यवस्था कराई वहां चाय श्रमिकों के लिए। तो मतलब बीजेपी ने ये भी एक जुमला दे दिया उनको, बंगाल में भी जुमला पहुंचा दिया। हाँ, तो वो जुमलेबाजी वो हर इलेक्शन में करते हैं ना, हर इलेक्शन में करते हैं। इलेक्शन तो आएगा तो बहुत दर्द उभर कर सामने आ जाता है उनका। तो आप और जैसे इलेक्शन खत्म तो आप कह रहे हैं कि नाराज है वहां के लोग, बंगाल के लोग बीजेपी से। बीजेपी ने अगर किसी एमपी का परफॉर्मेंस देखें तो आप खुद देखें कि बीजेपी खुद परेशान है। कुछ कुछ मंत्री भी बनाए यहाँ से, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा। अब निश्चित प्रमाणिक है, 1 नंबर लोकसभा केंद्र आपका कूच बिहार है। निश्चित प्रमाणिक गृह राज्य मंत्री हैं देश के। कूच बिहार को वो चाहते तो वहां से सोना उगलता। आज 5 साल का समय इनको मिला था, काफी कुछ डेवलपमेंट कर सकते थे ये। टूरिज्म के क्षेत्र में, चाय बागान को ठीक करने के क्षेत्र में नई इंडस्ट्री ला सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ नहीं था तो वहां पर कोई, अगर गृह राज्य मंत्री है तो कोई ट्रेनिंग सेंटर ही खुलवा दिए होते। आर्मी का, बीएसएफ का रिक्रूटमेंट सेंटर खुल सकता था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये गद्दी पर बैठे और यहाँ से गायब हो गए। फिर दिल्ली का लड्डू इनको ज्यादा बढ़िया लगने लगा। अच्छा अच्छा। तो अमित शाह जो फिर से डेरा डाले हुए हैं, और अमित शाह के डेरा डालने का मतलब होता है कि एकदम हंगामा क्रिएट कर देना। क्या अमित शाह का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बार? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार डेरा डाले और बंगाल कई बार दंगे की चपेट में भी आया। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो दंगा किनके कारण प्रायोजित था या क्या था, लेकिन रामनवमी का आपको याद होगा, रामनवमी जैसे पावन पर्व पे बंगाल में दंगा हो गया था। बराबर। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे तो लोग तो समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल ये कि बाबुल सुप्रियो जो कभी हुआ करते थे, एकदम फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे बीजेपी के, वो चले गए वहां ममता बनर्जी के साथ। उसकी क्या वजह है? जी, बंगाल में मंत्री हैं वो आज। हाँ, तो उसकी क्या वजह रही? हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आपको याद होगा, एक घटना में बताऊं कि एक बार वो गए थे उधर, तो ममता जी से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने झाल मुड़ी, यहाँ बड़ा बिकता है बंगाल में। हाँ हाँ, हम लोग बिहार में भी खाते हैं झाल मुड़ी। तो आप सुने होंगे कि ममता बनर्जी ने झाल मुड़ी ऑफर किया था उनको। हाँ, जब वो मंत्री रहे थे बीजेपी के, तो शायद झाल मुड़ी उनको ज्यादा अच्छा लग गया था, इसलिए इधर आ गया हूँ। अच्छा। नहीं, लेकिन हकीकत क्या, ये तो चलिए किस्सा हो गया, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जनाधार तेजी से बीजेपी का टूट रहा है। आसनसोल क्षेत्र में भी जनाधार टूट रहा है। आपको पता होगा, जितेंद्र तिवारी आसनसोल के मेयर होते थे, आज वो बीजेपी के लीडर हैं। और आज हाईकोर्ट के निर्देश पे वो अपने क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर पा रहा, क्योंकि वहां कपड़ा बांटने के दौरान एक भगदड़ हो गई थी आसनसोल। उसमें कई लोग मर गए, उस भगदड़ में कई लोग मारे गए थे। हाँ, बिल्कुल। उस घटना के बाद से ये क्या हुआ कि वहां से हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ कि ये फिर आउट हो जाए। इनकी वाइफ वगैरह के ऊपर भी जांच बैठी थी, इनकी मिसेज को से पूछताछ भी हुई थी, बंगाल सीआईडी ने की थी। उसके बाद से ये दरबदर है, आउट है वहां से। तो अच्छा, एक आसनसोल वगैरह में जी जनाधार एकदम घट रहा है इनका, एकदम घट रहा है। आप देखिए ना, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ वहां शत्रुघ्न सिन्हा जीत के निकल गए लोकसभा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो 42 सीट है लोकसभा की यहाँ, उसमें से 2 सीट जो है एसटी का है। हाँ। आदिवासियों के लिए 2 सीट है, और वो दोनों सीट पे बीजेपी जीती थी पिछली बार। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट जो सीट है, 10 सीट है, और 10 सीट में 5 मिला था बीजेपी को और 5 सीट मिली थी टीएमसी को। 5-5 दोनों ने बांट लिया था। तो ये शेड्यूल कास्ट सीटें जो है वो बीजेपी के हिस्से कैसे चली जाती है? और अभी एक चीज आपको मैं बताता हूँ जी, कि यहाँ से जो सीटें हैं, एक तो मतुआ बेल्ट है यहाँ का जी,
ठीक है, जहां पर अभी शांतनु ठाकुर हैं, एक एमपी वो हैं, वो केंद्रीय मिनिस्टर भी हैं। जी। ठीक है, एक और सरकार है सुभाष सरकार, ठीक है, वो भी है, और एक जॉन बारला है, वो भी रिजर्व सीट है, हाँ, अलीपुर द्वार का। जी, अलीपुरद्वार अभी से, आप हाँ। देखें कि एक कोई क्या होता है कि जनता जब आपको चुनती है ना, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण भी होता है। करेक्ट। अभी आपको एक चीज बताएं कि दार्जिलिंग एक सीट है, दार्जिलिंग लोकसभा सीट है। पहाड़ हाँ, पर का आंदोलन आपको पता होगा, काफी बड़ा आंदोलन चला था, बिमल गुरुंग, सुभाष घिसिंग वगैरह सब लड़ाई लड़ते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, दार्जिलिंग तो बहुत बड़ा जब ये कांड है। इलेक्शन आया था, तो उस हुँ, वक्त नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं थे, हुँ। बनने जा रहे थे वो। उस वक्त इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने सिलीगुड़ी में एक सभा में कहा था 2014 की कि बात कर रहे हैं आप? 2014 की बात बता रहा हूँ हाँ, हाँ, कि हाँ। पहाड़ की जो समस्या है, उस हुँ, समस्या को मैं बहुत सकारात्मक तौर पे देखता हूँ, और हमारी हुँ, सरकार बनते मैं इस समस्या को ठीक हुँ, करूंगा। एक एक चीज है। हुँ, दूसरा मुद्दा ये था कि उसी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहाड़ पर जो जातिगत समस्या है, वहां से आपको हुँ, बता दें कि 11 जाति है जिनको जनजाति का दर्जा देने की मांग पिछले काफी अरसे से हो रही है। हुँ। मैंने एससी एसटी वाला ही मुद्दा लेके मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ शेड्यूल ट्राइब का ही ये इलाका जी है वो, जी जी जी। आज अलीपुरद्वार। आज साढ़े जी। 9 वर्ष हो गए, बंगाल सरकार ने उस 11 जातियों को जनजाति का दर्जा देने का कैबिनेट से पास करा के बंगाल विधानसभा में चीज को गृह मंत्रालय भिजवा दिया। हुँ। अब ये गृह मंत्रालय में चीज पेंडिंग पड़ा है, 9.5 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये जॉन बैरिया जो वहाँ के सांसद हैं, वो जॉन क्या बारला, करते हैं? जॉन बारला है। जॉन ये बारला? कुछ करते अच्छा। नहीं है। ये बीजेपी के जो सांसद हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि बंगाल में ये चुनाव जीतने के बाद हुँ। इनके पास फिर और कोई काम बचा नहीं है। बस वो चुनाव जीत गए, उनका काम खत्म। फिर 5 साल बाद वो दिखेंगे आपको। तो ये निष्क्रिय होने की क्या वजह है? उनकी व्यक्तिगत वजह है या कोई समस्या है उनके साथ? व्यक्तिगत वजह नहीं है, ये काम ही नहीं कर रहा है ना, इनको आता ही नहीं है काम क्या करना है। इनको जिता के तो जनता मैंने गलती कर दी। आज ओके। जनता रो रही है कि इनको भेजना ही गलत हो गया। हुँ, आपको बता दें, इन्हीं में से एक राजू बिष्ट भी हैं जो दार्जिलिंग के एमपी है। कम से कम आप लोग देखते होंगे संसद में वो आदमी खड़ा होकर आवाज लगाता है, हुँ। वो लड़ता है वहां के दार्जिलिंग के लोगों के लिए, वहां की मांगों के लिए वो आदमी लड़ता है। लेकिन इसके रा अलावा, और आपने देखा होगा संसद पटल पे कई बार वो खड़ा हुआ आदमी और लगातार वो बोलते रहता है दार्जिलिंग की बात। काफ़ी वोट से जीता भी था, हाँ हाँ, काफी, 32.6% वोट हाँ, से जीता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, और विपरीत परिस्थिति में आप देखें जी। सरकमस्टेंसेस क्या थे उस वक्त। टीएमसी हुँ, एकदम विरोध में, हुँ, ठीक है, कांग्रेस विरोध में, सीपीएम विरोध में, लेकिन उस वक्त राजू बिष्ट वहां से जीत जाते हैं। हुँ, बिमल गुरुंग उस वक्त साथ दे रहे थे इनका। हुँ, 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 आज आज बिमल गुरुंग दोबारा फिर बीजेपी के तरफ झुक गए हैं। हुँ, इलेक्शन जैसे करीब आया, बिमल गुरुंग फिर टीएमसी को छोड़ के उधर चले गए। हुँ। तो अभी वहां से हो सकता है राजू बिष्ट जीत जाए, फिर दोबारा जीत जाए, क्योंकि वो आदमी दार्जिलिंग लड़ा से। कम से कम दार्जिलिंग दार्जिलिंग। से। लेकिन हाँ आपने जो कहा कि दार्जिलिंग के लिए कहा था कि हम ये दिलाएँगे, प्रधानमंत्री ने कहा था और हाँ। वो तो हुआ नहीं, तो क्या उसका 11 पाप का घड़ा उनके 11 में नहीं? जनजाति का जो दर्जा है, वो चीज हाँ, आज तक वो मैंने ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, तो लेकिन इसको राजू निकालने के बिष्ट के लिए खिलाफ तो ये जाएगा ना? नहीं जाएगा जरूर, लेकिन अगले ने लड़ा भी इसके लिए कि इसको किया जाए, इसको जल्दी किया जाए। तो राजू इसके लिए बिष्ट को कम तो से कम पता आवाज होगा, उठाए। राजू बिष्ट को तो पता होगा कि क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, केंद्र सरकार, क्या दिक्कत है उसके साथ? ये हाँ, ये अगर देखा जाए तो 100% इसको रोक के रखने का जो काम है, ये केंद्र सरकार का ही है। वही रोक के रखी हुई है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से जो आपको नियम पता होगा कि किसी भी जाति को जब हम जनजाति का दर्जा देते हैं, तो स्टेट हाँ, कैबिनेट से पहले उसको पास करना पड़ता पास कराना पड़ता है, बिल्कुल। है। स्टेट कैबिनेट से पास करा के जब आप भेज देते हैं, तो फिर वहां राज्य का काम खत्म, राज्य ने अपना काम कर दिया। करेक्ट। अब अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो गलती आपकी है। अच्छा, एक बताइए कि जो शेड्यूल कास्ट सीट है, उसमें से मैं देख रहा हूँ बानगाँव, उसके अलावा बनगांव, बिष्णुपुर, बनगांव। बनगाँव, अच्छा बनगाँव, हाँ, उसके अलावा बिष्णुपुर, उसके बिष्णुपुर है, अलावा हाँ। कूच बिहार, उसके अलावा हाँ। जलपाईगुड़ी, उसके हम्म। अलावा रानीघाट, रानाघाट। रानाघाट है, ये सारी हाँ, सीटें बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास है, तो क्या इस बार क्या हाँ, लग रहा है कि इस बार इन सीटों पे टूट जाएंगे ये लोग। इस तो बार क्या हमें नहीं टीएमसी लगता है कि आएगी? निकल पाएंगे। टीएमसी हाँ, आएगी? हो सकता है, हाँ, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार टीएमसी ज़्यादा बेहतर पोज़ीशन में है, पहले से बीजेपी की बेहतर सीट, पोजीशन में है। बीजेपी पहले से तो क्या बेहतर ममता पोजीशन में बनर्जी के बारे में वहाँ पे क्या अच्छी बात है, लोकप्रियता है ममता बनर्जी की? है। घटनाएं अपनी जगह है,
घटनाएं अपनी जगह है, लेकिन लोकप्रियता में अगर देखा जाए तो आज भी ममता बनर्जी इन पे भारी है। इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं कि लास्ट विधानसभा आप देख लें, कितना बदलाव किया गया, कितना बीजेपी मतलब तृणमूल को लगभग तोड़ दिया गया। एक बनर्जी से लेके शुभेंदु वगैरह जो हैं यहाँ विरोधी दल के नेता, वो सारे लोग शुभेंदु अधिकारी छोड़ करके चले आए, राजीव बनर्जी छोड़ के चले आए, सौमित्र खां छोड़ के चले आए, सारे लोग टूटे। लोग समझ रहा था कि अब तृणमूल कांग्रेस जो है दो भाग में बट गई और यहाँ जो है बीजेपी के हाथ में आनी है बंगाल। लेकिन क्या हुआ, पहले से अधिक मार्जिन से टीएमसी यहाँ जीत करके सत्ता में आई। तो इलेक्शन के समय जो खेल है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ पर आप भले बदनाम करते रहें, जो भी करें, अभी तो पार्टी तोड़ी नहीं जा रही। विधानसभा के समय तो पार्टी तोड़ दी गई थी। बड़े बड़े नेता टीएमसी के, आपको याद होगा राजीव बनर्जी जैसे मिनिस्टर रहे आदमी पार्टी छोड़ के चले गए बीजेपी में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उस वक्त जब सत्ता ले ली ममता बनर्जी, तो आज तो लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव है तो यहाँ के राज्य की सत्ता तो इनके हाथ में है। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये है कि जो महुआ मोइत्रा का जो केस हुआ और निकाल दिया गया, इसको लेकर के बंगाल में क्या ये है, राय है? उसको लेकर के राय यहाँ पर अभी भी महुआ के पक्ष में है, क्योंकि बंगाल का एक सेंटिमेंट रहा है कि भले जो भी गलत हो, लेकिन बंगाल की लड़की है और इसको इस तरह से बेइज्जत करके निकाला। वो लड़ाकू है, मतलब हम लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत लड़ाकू है। नहीं, लड़ाकू भी है और अब देखें पढ़ी लिखी भी है। दूसरा है कि यहाँ पर ममता बनर्जी उसके साथ खड़ी है। ममता ने साफ कहा कि महुआ जो है अगला चुनाव में भी टिकट इसको दे रहे हैं। बिल्कुल, वो चीज क्लियर है एकदम। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात एक यह कि ये ईडी का चक्कर, तो जो है कहा जाता है कि ईडी से डर लगता है ममता दीदी को भी, चूंकि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, अभिषेक नाम है ना, हाँ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो ईडी लगी हुई है, उसमें वो क्या है, वो क्या मामला है? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ देखिए, लिप्स एंड बाउंस एक कंपनी है यहाँ, ठीक है, उस पर ईडी की छापेमारी पड़ी। और आपको बताऊं एक घटना कि जब छापेमारी के लिए गए थे ईडी के अधिकारी, तो 6 घंटा तक उनके दफ्तर में बैठे, लेकिन किसी तरह की जांच नहीं हुई। ईडी के अधिकारी वहां बैठ के अपनी बेटी के लिए किसी स्कूल या कॉलेज में हॉस्टल खोज रहे थे, उनके नेट पे बैठ के। अच्छा, तो कैसा छापा मारा जा रहा है आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो मतलब ये बदनाम करने का है पूरा का पूरा, ये तो चल ही रहा है पूरा। अगर आप मान लीजिए आप आरोपी हैं या हम आरोपी हैं किसी केस में, तो आप क्या करेंगे? प्राइमा फेसी आप जांच करेंगे और अरेस्ट करेंगे आप चीजों को लेकर। आप सबूत अगर है, पुख्ता सबूत है, आप अरेस्ट करें। दो चीजें होगी, या आप अरेस्ट करेंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में आपका स्टैंड खड़ा होगा नहीं, आप सबूत दे नहीं पाएंगे, अगला आदमी अड़ली बड़ी हो जाएगा। जब वो बड़ी होकर निकलेगा, आप उससे दोबारा सेम केस में पूछताछ नहीं कर सकते हैं, उसका समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वो जो है ईडी का हवा खड़ा करके पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक नैरेटिव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए ना, बुलाया कब कब जा रहा है। जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक दिल्ली में हो रही है, उस दिन अभिषेक बनर्जी को बुलाया जा रहा है यहाँ कलकत्ता मुख्यालय, ठीक है। दूसरा जब हो रहा है मीटिंग, आप उस दिन बुला रहे हैं, क्यों? उसके पहले बुला लीजिए, उसके बाद बुला लीजिए, उसी दिन क्यों? मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी मूवमेंट में शामिल होने से रोका जा रहा है। बिल्कुल नहीं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो अपने यहाँ एक पत्रकार हैं आनंद कुमार, शायद जानते हो आप। तो उन्होंने कहा कि ये 7 सम्मन, अब लास्ट सम्मन दिया है, आपके पास होता तो अरेस्ट करते ना। तो ये ईडी परसेप्शन गड़बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये 7 सम्मन की बात आप कर रहे हैं, तो एक और नियम भी है जो विशेषाधिकार कर सकते हैं ईडी का, कि ये सम्मन पे सम्मन ये दिए जाएंगे। अगर आप पेश नहीं होते हैं तो हो सकता है 7वें सम्मन के बाद गिरफ्तार करने का उनको पावर है, संवैधानिक तौर पे वो अरेस्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी हेमंत सोरेन जो है अपनी पत्नी को बनाने के लिए ऑलरेडी सारा तैयारी करके रखे थे, लेकिन सारे विधायकों ने मना किया कि नहीं, आप बने रहिए, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, वो चीज खत्म है। नहीं, उसमें कहा कुछ है नहीं, उसमें कहा उन्होंने कि हेमंत सोरेन ने कि ये बीजेपी ने अपना बढ़ा दिया, कर दिया। एक आखिरी सवाल करूं कि इंडिया गठबंधन, चूंकि अच्छा संबंध उनका है राहुल से या सोनिया गांधी से, तो इंडिया गठबंधन को तो कोई खतरा नहीं है ना बंगाल से, ममता बनर्जी से? नहीं,
इंडिया गठबंधन कोई खतरा नहीं है। ऊपर लेवल पे अगर बात सोनिया जी अगर एक बार बोल दें तो ममता बनर्जी ना नहीं करेंगे, राहुल गांधी एक बार बोल दे तो ना नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसे नेताओं पर तो ज्यादा यहाँ वैल्यू दिया नहीं जाता है। अधीर रंजन कुछ बोले और उस पर कोई रिएक्ट करे तो ममता इस पर रिएक्शन भी नहीं देती है। ठीक है, तो रवि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रविशंकर सिंह, वर्तमान पत्रिका के एसोसिएट एडिटर, जिन्होंने सारी जानकारी दी। और अब समझ लीजिए कि बंगाल की क्या स्थिति है और बीजेपी कैसे जो है 400 पार होने वाली है। बंगाल में आपको कहाँ सीटें मिल रही है? 18 सीटों में से ज़्यादातर सीटें हार जाएंगे। और रवि जी जो कह रहे थे उसमें से अगर 8 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने कोई वादा पूरा नहीं किया, आपने सब जुमला साबित किया, जुमला ही का किया आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जो दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। फिर मिलेंगे हम नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कार्यक्रम, हमारा चैनल, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बने और इसमें ज्वाइन बटन एक आता है, तो ज्वाइन बटन को दबाएं। उसके 3 कैटेगरी है, एक है सहयोगी, एक है दोस्त, एक है बड़े भाई बड़ी बहन। तो वो आप तीनों में से जो कैटेगरी आपको सूट करता है आप उसके अनुसार उसे ज्वाइन करें। और आप ज्वाइन करेंगे तो इससे हमारी मदद होगी और चैनल को आगे बढ़ाने में या पत्रकारिता को बेहतर करने में मदद मिलेगी आपकी। और पत्रकारिता बेहतर इसलिए होनी चाहिए कि आपके पास जो है कम से कम सही जानकारी पहुंचे, सही चीज़ें पहुंचे, और उसके बाद आप फैसला लें कि कौन पार्टी बढ़िया है, कौन खराब है, क्या शासन चल रहा नहीं चल रहा। लेकिन खबरें या खबरों के भीतर जो चीज़ें हैं वो कम से कम सही तरीके से आपके पास जाए, ये ध्यान हमारा रहता है। बहुत बहुत